हाँ जी, पिछले 2 टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं, सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है, दूसरा हमने पढ़ा डिस्पर्सन, ठीक है। हमने जो सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ा, ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी में आपने देखा कि जो हमारा सेंट्रल टेंडेंसी था, ठीक है, इसमें आप लोगों ने पढ़ी एवरेज, ठीक है। एवरेज क्या करती थी? एवरेज एक ऐसा सिंगल नंबर होता था जो क्या करता था, होल डाटा को रिप्रेजेंट करता था। एवरेज क्या होती है? एक सिंगल नंबर जो होल ऑफ द डाटा को रिप्रेजेंट करता था, ठीक है। फिर आपने नेक्स्ट जो चैप्टर पढ़ा उसमें आपने देखा कि ऐसा भी तो हो सकता है कि काफी सारी सीरीज हो आपकी, ठीक है, उनकी एवरेज तो सेम हो, ठीक है, परंतु उनके बीच में क्या पाई जा सकती है? वेरिएबिलिटी। हम लोगों ने सेंट्रल टेंडेंसी चैप्टर पढ़ा, उसमें आप लोगों ने काफी तरह की एवरेज निकाली। एवरेज का मतलब मैंने आपको बताया कि द सिंगल नंबर विच इज रिप्रेजेंटिंग द होल, एक सिंगल नंबर जो सारी चीजों को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, वो क्या कहलाता है? एवरेज कहलाता है। फिर हम चले अगले चैप्टर में, डिस्पर्सन में। तो आपने क्या देखा कि काफी सारी सीरीज ऐसी हो सकती हैं जिनकी एवरेज तो बराबर है, सेम है, परंतु उनमें क्या पाई जाती है? वेरिएबिलिटी पाई जाती है। अब वेरिएबिलिटी का मतलब है विभिन्नता पाई जाती है। वो वेरिएबिलिटी 2 प्रकार की बताई थी मैंने, ठीक है। एक तो बताई थी विद इन द आइटम, ठीक है। दूसरी बताई थी विद द सेंट्रल वैल्यू, ठीक है। अब इससे आगे क्या कहता है? कहता भैया इससे आगे का क्या मतलब है? कहता हो सकता है, कहता हो सकता है कि आपकी 2 सीरीज हो, ठीक है, उनकी एवरेज सेम हो। 2 सीरीज है आपकी, उनकी एवरेज सेम है, एसडी सेम है। 2 सीरीज आपने उठा ली, उनकी एवरेज सेम है और एसडी भी क्या है? सेम है, परंतु दे कैन बी डिफरेंट। इन शेप। दोबारा से चैनल को चलाते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी में एवरेज पढ़ लिया, एवरेज का मतलब था रिप्रेजेंट द होल नंबर। फिर अपने डिस्पर्सन पढ़ा, डिस्पर्सन में देखा कि चीजों की या सीरीज की एवरेज तो बराबर है, परंतु उनके सीरीज के बीच में वेरिएबिलिटी पाई जाती है। वेरिएबिलिटी 2 प्रकार की बताई, विद इन द आइटम और विद द सेंट्रल वैल्यू। सेंट्रल वैल्यू का मतलब है कि एवरेज के साथ। फिर मैंने बताया नेक्स्ट नंबर की 2 सीरीज ऐसी हो सकती है जिनकी एवरेज भी सेम हो सकती है और एसडी भी सेम है, परंतु दे कैन बी डिफरेंट इन द शेप। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक नया मेजर ढूंढना पड़ेगा जो शेप के थ्रू मापे, या मेजर जो हमने ढूंढा शेप के थ्रू मापने वाला, वो क्या कहलाया? स्क्यूनेस। क्या यहां तक की कहानी में कोई दिक्कत है किसी को? हाँ जी, नो सर। उसके बाद अब स्क्यूनेस होती क्या है? ठीक है, कोई बता सकता है स्क्यूनेस क्या होती है? हाँ जी सर। व्हाट इज स्क्यूनेस? सिक्योरनेस मतलब सिमेट्री किसी भी चीज विच। मेजर ऑफ स्क्यूनेस। अब सिमेट्रिक स्क्यूनेस डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है? ठीक है, स्क्यूनेस का मतलब क्या है? स्क्यूनेस मींस लैक्स ऑफ सिमेट्री। यस। सिमेट्री का मतलब आप लोग हिंदी में समझो तो समानता, ठीक है। भाई कोई भी चीज मान लो, फॉर एग्जांपल कोई भी चीज परफेक्ट है, ठीक है, मैंने उसको नाम दे दिया सिमेट्री, ठीक है। अब उसमें सिमेट्री में लैक पाई जाएगी तो वो चीज मतलब क्या है? परफेक्ट नहीं है। कोई भी चीज परफेक्ट है, मैंने उसको नाम दे दिया कि वो सिमेट्री है, ठीक है। अब उस सिमेट्री में लैक कमी पाई जाएगी तो इट मींस जो मेरी वो चीज है वो परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट नहीं है तो उसमें क्या प्रेजेंट है?
स्क्यूनेस प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर आप किताबी लैंग्वेज में इसको देखें तो इसका मतलब है स्क्यूनेस denotes the degree of departure of a distribution from symmetry and reveals the direction of scatterness of the items। ठीक है, स्क्यूनेस हमें क्या बताता है? ठीक है, स्क्यूनेस डिनोट द डिग्री ऑफ डिपार्चर ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम सिमेट्री। भाई सिमेट्री का मतलब है परफेक्ट। जैसे मैं एक अपन नॉर्मल ये कर्व बनाते हैं, ये परफेक्ट है। ठीक है, ये परफेक्शन है। इस परफेक्शन से वो कितना दूर है, राइट साइड में है या फिर लेफ्ट साइड में है। ठीक है, डायरेक्शन बताएगा। अब राइट और लेफ्ट तो हमारी क्या है, डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, दूसरा ये वर्ड बताएगा स्केटरनेस ऑफ द आइटम। ठीक है, अब आपसे पेपर में पूछा जाए सवाल कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर इज मेजरिंग द स्कैटरनेस इन द आइटम्स, तो हमारा आंसर क्या होगा? स्क्यूनेस होगा। यहां तक बात समझ में आई? यस सर। ओके, अब एक चीज देखो, मैं क्या कहूं, ये वाला जो कर्व है ये सिमेट्रिकल है। ठीक है, ये क्या है? सिमेट्रिकल है। जब किसी डिस्ट्रीब्यूशन में, जब कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, उसमें सिमेट्री नहीं पाई जाती, मतलब कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन है नॉट सिमेट्रिकल, उसमें सिमेट्री नहीं पाई जाती, तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं? स्क्यूनेस या फिर स्क्यूड कहते हैं। उस डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग क्या नाम देते हैं? स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन नाम देते हैं। ठीक है, तो स्क्यूनेस का मतलब क्या है? स्क्यूनेस का मतलब लैक्स ऑफ सिमेट्री। भी कोई भी परफेक्ट चीज है, अगर पंजाबी में कहूं तो किसी भी चीज में विंग वल ना होना। ठीक है, आप कहने ना किसी चीज विंग वल नहीं है, विंग वल नहीं है तो मतलब कि कोई चीज परफेक्ट है। परफेक्शन से कोई चीज हटी तो इट मींस वो स्क्यूनेस है, वो स्क्यूड है। किसी डिस्ट्रीब्यूशन में अगर सिमेट्रिकल नहीं है, ठीक है, तो वो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा? स्क्यूड कहलाएगा। ठीक है, अब स्क्यूड कैन बी ऑफ टू टाइप, पॉजिटिवली स्क्यूड और नेगेटिवली स्क्यूड। ठीक है, अगर हमारा ग्राफ कर्व, ये वाला ऊपर वाला जो ग्राफ बना रखा है मैंने, वो राइट वर्ड शिफ्ट करेगा देन इट कैन बी पॉजिटिव। अगर ये लेफ्ट वर्ड शिफ्ट करेगा तो इट मे बी कॉल्ड नेगेटिवली स्क्यूड। क्या ये यहां तक बात समझ में आई? यस सर। कोई दिक्कत किसी को? चलो जी, अब दो बातें निकल के आ गई, एक सिमेट्रिकल होता है और एक एसिमेट्रिकल होता है। ठीक है, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है एक सिमेट्रिकल होता है, ठीक है, एक स्क्यूड होता है या फिर एसिमेट्रिकल होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं स्क्यूनेस एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा?
ठीक है, ये ग्राफ यहाँ पे क्या है, मीन मीडियन मोड बराबर है, तो ये कैसा है, सिमेट्रिकल है। ठीक है, तो सिमेट्रिकल है, तो इसके बारे में, सिमेट्रिकल है तो हम क्या कहेंगे, स्क्यूनेस नोट प्रेजेंट। यहाँ स्क्यूनेस प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर जो नो। एरिया है वो बोथ साइड, सेंटर से दोनों तरफ क्या है, बराबर है। 0.5 कह दो या फिर 50%, 50% कह दो। ठीक है, अगली बात, अब एक सिमेट्रिकल हो गया, तो दूसरा जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, दूसरा जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो स्क्यूड होगा। Skewed distribution can be of two types. Positive skewed distribution। ठीक है, अब पॉजिटिवली कब होगा, ठीक है, जब हमारी जो टेल है, जो ये पूंछ है हमारी, ठीक है, वो किस तरफ जाएगी, राइट वर्ड जाएगी, ऐसे जाएगी। ठीक है, ये रहा यहाँ पे सेंटर लेवल। ठीक है, ठीक है, अब क्या होगा, ये हमारा मीडियन है। ठीक है, ये हमारा मीन है, ये मीन है, ये मीडियन है, ये मोड है। इसमें सीन क्या होगा, इसको पॉजिटिव स्क्यूड को आप बोलोगे मीन बड़ा है मीडियन से, मीडियन बड़ा है मोड से। आपने, ये खास बात है इस चीज में जो आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। हाँ जी, नेक्स्ट वन मैं बना रहा हूं, चलो यहाँ बना रहा हूं। ठीक है, ये वाला है हमारा नेगेटिव। ठीक है, चलो इसको मिटा लेते हैं, जस्ट सेकंड। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ। इसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब नेगेटिवली में क्या होगा, ठीक है, जो टेल तो रह जाएगी इस तरफ, इस तरफ टेल। ठीक है, ए मतलब ये ऐसे चला जाएगा। ठीक है, टेल रहेगी लेफ्टवर्ड। ठीक है, और ये यहाँ पे चला जाएगा, अब उल्टा हो जाएगा काम, मीन यहाँ रह जाएगा मान लो, मीडियन यहाँ हो जाएगा, अब उल्टा हो जाएगा। ठीक है, मीन छोटा है मीडियन से, मीडियन छोटा है मोड से। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? अगर लेफ्टवर्ड शिफ्ट करते हैं तो नेगेटिवली है, अगर राइटवर्ड शिफ्ट करते हैं तो पॉजिटिवली स्क्यूड है। ठीक है, खास बातें क्या ध्यान रखने वाली हैं, खास बातें जो मैंने 3 बताई हैं, कि जब सिमेट्रिकल हो तब मीन इक्वल टू मीडियन, मीडियन इक्वल टू मोड। ठीक है, जब पॉजिटिवली स्क्यूड हो तो मीन बड़ा है मीडियन से, मीडियन बड़ा है मोड से। तीसरी बात, जब नेगेटिवली स्क्यूड हो तो मीन छोटा है मीडियन से, मीडियन छोटा है मोड से। ठीक है, जो पॉजिटिवली स्क्यूड होगा उसके लिए लिखा हो सकता है कि टेल कहाँ जा रही है, राइट में जा रही है, और इसके लिए क्या लिखा होगा, टेल कहाँ जा रही है, लेफ्ट में जा रही है। ठीक है, बस ये बातें क्या रखनी है आपने, ध्यान रखनी। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। ठीक है, अब जो मैं लिखने वाला हूँ वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो पेपर में सवाल देता है, डिस्पर्सन और स्क्यूनेस के बीच में डिफरेंस। छोटा सा चैप्टर है, परंतु एक सवाल मोस्ट ऑफ द टाइम यूजीसी तक में भी पहुंचता है इसमें से सवाल। डिफरेंस बिटवीन
डिस्पर्सन एंड स्क्यूनेस। ठीक है, अब आपको दोनों का मीनिंग भी बता दिया मैंने। ठीक है, क्या कोई बता सकता है? शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा मैं। हम लोगों ने पढ़ा कि डिस्पर्सन, ठीक है, क्या मेजर करता है? वेरिएशन। ठीक है, डायरेक्शन के बारे में कोई बात नहीं करता। ठीक है, डिस्पर्सन हमारा क्या करता है? वेरिएशन मेजर करता है। डायरेक्शन के बारे में कोई बात, जब भी अपन ने पूरा चैप्टर पढ़ दिया, किसी भी फॉर्मूलाज के मुताबिक डायरेक्शन के बारे में कोई बात नहीं की गई। जबकि स्क्यूनेस क्या करता है? ठीक है, हमारा स्क्यूनेस क्या करता है? डायरेक्शन ऑफ वेरिएशन देखता है। अब अपन ने वेरिएशन तो ऊपर वाले में देख लिया, भी वो वेरिएशन किस दिशा में होगा। दिशा का मतलब है राइट वर्ड होगा या फिर लेफ्ट वर्ड होगा। पहला डिफरेंस है कि जो हमारा डिस्पर्सन है भैया, वो मेजर करता है वेरिएशन, डायरेक्शन के बारे में कोई बात नहीं करता। जबकि स्क्यूनेस क्या था? डायरेक्शन ऑफ वेरिएशन चेक करता है। वेरिएशन और डिस्पर्सन भी चेक करता है, परंतु डायरेक्शन क्या है उसकी? इट कैन बी गोइंग पॉजिटिवली और लेफ्ट वर्ड, सॉरी राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड। ठीक है, अगला डिस्पर्सन है हमारा, सॉरी मेजर है हमारा, जो डिस्पर्सन है हमारा, ठीक है, ये बताता है कंपोजिशन ऑफ द सीरीज। ठीक है, जबकि स्क्यूनेस क्या बताता है हमारा? शेप ऑफ द सीरीज। ठीक है, थर्ड वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, measure of dispersion measure of dispersion are based on average of the first order। ठीक है, अब फर्स्ट ऑर्डर में क्या आएगा, कोई बता सकता है? मीन मीडियन मोड, दीज आर द फर्स्ट ऑर्डर एवरेज। ठीक है, मीन मीडियन मोड में ही घूम रहे थे हम लोग वहां पे। ठीक है, जबकि स्क्यूनेस है जो, ठीक है, अब स्क्यूनेस का मैं लिखूं, ठीक है, इसमें जो आएगा फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर दोनों आएगा। ठीक है, अब फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर में इसमें क्या हो जाएगा? मीन भी आ जाएगा, मीडियन भी आ जाएगा, मोड भी आ जाएगा और एसडी भी आ जाएगा। ठीक है, तो तीन डिफरेंस मैंने आपको बताए। पहला बताया कि डिस्पर्सन मेजर करता है वेरिएशन, स्क्यूनेस मेजर करता है डायरेक्शन ऑफ वेरिएशन। दूसरा बताया डिस्पर्सन कंपोजिशन ऑफ द सीरीज के बारे में बताता है। ठीक है, जबकि जो स्क्यूनेस है वो शेप ऑफ द सीरीज के बारे में बताता है। जो डिस्पर्सन है वो बेस्ड है एवरेज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर में आएगा मीन मीडियन मोड। जो स्क्यूनेस है वो फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर दोनों मेजर पे बेस्ड है। कौन सी एवरेज आएगी? मीन मीडियन मोड और एसडी, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन। कोई दिक्कत यहां तक? नो सर। हाँ जी, एक सेकंड होल्ड, एक सेकंड होल्ड करना, एक सेकंड होल्ड। श्योर।
हाँ जी, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? नो सर। ओके, नो नो सर। सर। नेक्स्ट वन इज हमारा जो टॉपिक है इसी चैप्टर का, हाँ जी, टेस्ट ऑफ स्क्यूनेस। ठीक है, अब देखो पहला है हमारा रिलेशन बिटवीन एवरेज। अब एवरेज के साथ स्क्यूनेस कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखो ठीक है। पहली बात है इसके अंदर ध्यान रखने वाली कि अगर मीन मीडियन मोड बराबर है, अगर मीन मीडियन मोड बराबर है, ठीक है, तो ये कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सिमेट्रिकल है, ठीक है। अगर ये बराबर नहीं है, चलो एक लाइन और बता दूं, ठीक है। देखो अगर ये मीन मीडियन मोड बराबर है तो ये कैसा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, सिमेट्रिकल हो गया। सिमेट्रिकल होने के साथ साथ एक खास बात क्या ध्यान रखनी है, यहाँ पर स्क्यूनेस क्या है, यहाँ पर अब्सेंट है। मीन मीडियन मोड बराबर है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, सिमेट्रिकल है, स्क्यूनेस क्या है, यहाँ पर अब्सेंट है। अब जब मीन मीडियन मोड बराबर ना हो तो ये कैसा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, ये स्क्यूड हो जाएगा, ठीक है। अब स्क्यूड है तो भैया दो टाइप का है, पॉजिटिव है और नेगेटिव है। पॉजिटिव के केस में अपन ने क्या पढ़ा कि मीन बड़ा है मीडियन से, मीडियन बड़ा है मोड से। नेगेटिव के केस में क्या पढ़ा, मीन छोटा है मीडियन से, मीडियन छोटा है मोड से। बताओ कोई दिक्कत? और खास बात क्या लिख लेनी है इसमें, ठीक है। अगर स्क्यूड है, बराबर नहीं है, ठीक है, बराबर नहीं है तो भैया इसको एसिमेट्रिकल भी बोलेंगे। अगर एसिमेट्रिकल बोल दिया तो इसमें क्या कह देंगे भैया, स्क्यूनेस प्रेजेंट है। कोई डाउट पहले पॉइंट में? नो सर। नो सर। सेकेंड वन है डिस्टेंस ऑफ क्वार्टाइल फ्रॉम मीडियन, ठीक है। देखो अगर हमारा क्याऊ थ्री माइनस मीडियन और एम माइनस क्याऊ वन, ठीक है। अब आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्या है, देखो सिंपल सी बात है, क्याऊ थ्री का मतलब होता है 75%, मीडियन का मतलब होता है 50%। 75 माइनस 50 गया तो कितना बचना चाहिए, 25। मीडियन का मतलब होता है 50%, क्याऊ वन होता है 25%। इसका मतलब क्या है कि क्याऊ थ्री का मतलब है 75% माइनस 50%, कितना आ गया 25। मीडियन का मतलब है 50%, क्याऊ वन का मतलब है 25%, तो कितना आ गया बराबर। अगर ये बराबर आ जाते हैं, ठीक है, बराबर आ गए तो ये सिमेट्रिकल है, ठीक है, बराबर आ गए तो ये सिमेट्रिकल है, ठीक है। अगर सिमेट्रिकल है तो यहाँ स्क्यूनेस क्या है, एब्सेंट। ठीक है। अगर ये बराबर नहीं है, ठीक है, अगर ये बराबर नहीं आया, नॉट इक्वल टू है, ठीक है, तो ये एसिमेट्रिकल है। अगर एसिमेट्रिकल है तो स्क्यूनेस प्रेजेंट है, प्रेजेंट। ठीक है। ओके, अगली बात, कोई दिक्कत दो पॉइंट में? नो सर। नो सर। हाँ जी, आसान लग रही होगी स्टैट, मुश्किल तो नहीं लग रही? हाँ जी सर, बहुत ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੀ है, बढ़िया समझा। तीसरा पॉइंट है हमारा इसका,
आप पढ़ के आए हैं, अभी पढ़ा के आए हैं आपको ग्राफ ऑफ द डाटा। ठीक है, अगर ग्राफ ऑफ द डाटा, ठीक है, आपको बेल शेप्ड दे दे, बेल शेप्ड का मतलब था कि जिसमें कोई विंग वाला नहीं था, ठीक है, जिसमें कोई विंग वाला ना हो, वो वाला ग्राफ क्या कहलाएगा? बेल शेप्ड कहलाएगा। अब दूसरी बात, जब बेल शेप्ड ना बने, ठीक है, बेल शेप्ड ना बने, या तो वो कैसा बनेगा? या तो वो पॉजिटिवली स्क्यूड बनेगा, पॉजिटिवली स्क्यूड बनेगा, या फिर कैसा बनेगा? नेगेटिवली नेगेटिवली स्क्यूड बनेगा। ठीक है, अगर पॉजिटिवली और नेगेटिवली स्क्यूड बनता है, ठीक है, इसका मतलब क्या है? वो एसिमेट्रिकल है। अगर एसिमेट्रिकल है तो स्क्यूनेस प्रेजेंट है। प्रेजेंट। ठीक है, अगर बेल शेप्ड था तो स्क्यूनेस कैसी थी वहां पे? एब्सेंट। बता दो तीनों पॉइंटों में कोई दिक्कत हो तो? नो सर। बस फिर थोड़ा चैप्टर आप लोगों ने कर दिया, फॉर्मूला फॉर्मूला रह गए, अभी निपटा देंगे इसको हम लोग, कल इसको नोट्स में से पढ़ देंगे, देन वी विल फिनिश। चलो ओके, अब ये चीज तो मैं आपको 3 से 4 बार पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, कि एब्सोल्यूट मेजर कौन से होते हैं, रिलेटिव मेजर कौन से होते हैं, पता है ना? हाँ जी। कोई ऐसा है जिसको डिफरेंस ना पता हो? कोई है आप लोगों में से ऐसा? हाँ जी, अब मेजर में हम लोग पहले पढ़ेंगे कार्ल पियर्सन निकल को, ठीक है, दूसरे हैं बॉले, तीसरे हैं हमारे कैली। ठीक है, सबसे पहले उठा लिया जी हमने कार्ल पियर्सन। ठीक है, दोनों के दो दो तरह के मेथड हैं, एक एब्सोल्यूट वाले, ठीक है, और दूसरे कोफिशिएंट वाले। फॉर्मूले नहीं याद। हाँ जी, सर ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। हो जाएंगे यार, वेट, एब्सोल्यूट मेजर, रिलेटिव मेजर, हाँ जी, एब्सोल्यूट मेजर क्या होता है? ठीक है, इसके अंदर हम लोग जो बेसिकली यूज करेंगे वो फर्स्ट ऑर्डर की मेजरमेंट यूज करेंगे, मीन मीडियन मोड और एसडी, ये 4 चीजें यूज होंगी। ठीक है, कैसे निकलेगा? देखो, स्क्यूनेस ऑफ कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला रहेगा नॉर्मली मीन माइनस मोड। ठीक है, सिंपली अगर इसी की कोफिशिएंट निकालनी हो, ठीक है, तो सिंपल है मीन माइनस मोड बाय एसडी। बता दो क्या दिक्कत है, सिंपल सा। ठीक है, बट जब मोड क्या हो, ठीक है, इल डिफाइन हो, जब मोड को आप लोग डिफाइन ना कर सको, तब क्या फॉर्मूला लगाओगे? तब फॉर्मूला लगाओगे भैया 3 इंटू एक्स बार माइनस मीडियन। ठीक है, अगर इसी का कोफिशिएंट निकालना हो, ये एज इट इज रहेगा 3 इंटू एक्स बार माइनस मीडियन बाय में एस। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? नॉर्मली फॉर्मूला है, देखो, अगर कार्ल पियर्सन के थ्रू एब्सोल्यूट मेजर के थ्रू आप क्या निकाल रहे हो? स्क्यूनेस निकाल रहे हो, तो नॉर्मल फॉर्मूला है मीन माइनस मोड।
ठीक है, ये सम टाइम लैंग्वेज में भी लिख देता है मीन माइनस मोड। ठीक है, अगर उसी का कोफिशिएंट निकालना हो तो क्या लिखेंगे, मीन माइनस मोड बाय एस डी। ठीक है, जब मोड इल डिफाइन हो, जब मोड ना निकलता हो, तब क्या करेंगे, मीन और मीडियन यूज करेंगे। 3 इंटू मीन, 3 इंटू ब्रैकेट मीन माइनस मोड, सॉरी मीन माइनस मीडियन। इसी का कोफिशिएंट निकालना तो बाय में क्या लग जाएगा, एस डी लग जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? इतनी बात तो आप लोग याद कर जाते हो, याद हो भी जाती है। पेपर में सवाल क्या आता है, ठीक है, पेपर में सवाल इससे एक कदम आगे आए तो वो आएगी इसकी रेंज। ठीक है, इसकी रेंज रहती है +-1 के इक्वल, लाई बिटवीन +-1 के बराबर, यानी कि -1 से प्लस। ठीक है, कब रहती है, नॉर्मली, जब नॉर्मली आपने निकालना हो, कार्ल पियर्सन के थ्रू स्क्यूनेस नॉर्मली निकालना हो, तब जो हमारी रेंज रहती है वो रहती है, क्या रहती है भैया, -1 और +1 के बीच में रहती है। बट जब मोड इल डिफाइन हो, जब मोड इल डिफाइन हो, तब जो रेंज है, जस्ट सेकेंड, तब जो रेंज है, ठीक है, वो हो जाती है हमारी भैया -3 से +3, यानी कि कहें तो +-3 रेंज हो जाती है। क्या आपको समझ में आएगी यहाँ तक की कहानी? यस। ठीक है, ये जो +-3 की रेंज है, ये कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के लिए है। हाँ जी, अगले वाले अंकल आएंगे हमारे। हाँ जी, ਸਰ ਇਹ -10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਐਬਸੋਲੂਟ ਮੈਜ਼ਰ ਚ ਲਿਖਿਆ -10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ +10 ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ +- ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। हाँ जी, हाँ जी, देखो नॉर्मली अगर आप स्क्यूनेस निकालेंगे तब वैल्यू रहेगी -1 और +1 के बीच। हाँ जी, जब मोड इल डिफाइन होगा तब कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की वैल्यू आएगी -3 और +3 के बीच। पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट अंकल हैं हमारे, वो हैं कौन से वाले हैं, बाउले वाले। ठीक है, बाउले भैया यूज करता है क्वार्टाइल्स को। किसको यूज करता है, क्वार्टाइल को यूज करके फॉर्मूला बनाता है। सर अगर ये आए कोफिशिएंट ऑफ मतलब स्क्यूनेस तो +-3 वाली वैल्यू आएगी। हाँ जी, वहाँ पे इनके बीच में रेंज +1 आएगी तब आपका सही होगा। नहीं, सिंपल अगर यही क्वेश्चन पूछा हुआ हो कि मतलब इनमें से इसकी रेंज में से कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कौन सी है, तो अगर दोनों ऑप्शन में हो, 1 वाला भी हो 3 वाला हो, तो 3 वाला ही देखो, आएगा। जो 3 वाला है उसके लिए कंडीशन है कि वो मोड तो इल मोड डिफाइन है। जब मोड नहीं हो तब आएगा वो -3 वाला। हाँ जी, जब मोड इल डिफाइन हो तब आएगा। यूजुअली जो लाई करता है वो -1 और +1 के बीच में करता है। ठीक है, नेक्स्ट अंकल का नाम तो मैंने बदला ही नहीं अभी तक। पाउले, ठीक है भैया, ये यूज करता है Q1, Q3 और मीडियन। ठीक है, अब इसको पेपर में नाम पूछ ले, ठीक है, इस अंकल के फॉर्मूले का नाम है भैया क्वार्टाइल मेथड ऑफ मेजरिंग स्क्यूनेस। क्वार्टाइल मेथड ऑफ मेजरिंग स्क्यूनेस। ठीक है, क्योंकि ये यूज ही क्या करता है, क्वार्टाइल यूज करता है। सिंपल सा फॉर्मूला है Q3, ठीक है, 2m करना है यहाँ पे। ठीक है, अगर इसी का आपने रिलेटिव निकालना है तो Q3 + Q1
-2m बाय में क्या हो 3 माइनस क्या हो 1। बताओ इस फॉर्मूले में क्या दिक्कत है भाई? 2 मीडियन लगाया है, उसमें हम 3 आगे लगाए, इनका कोई स्पेसिफिक रीजन है या फिर ऐसे ही? फॉर्मूला है, नॉर्मली फॉर्मूला बनाया हुआ। अब ये फॉर्मूले जितने भी हैं हमारे, जो एक्चुअल में इनके फॉर्मूलों की टेस्टिंग होती है वो होती है पीएचडी में। जो अपन ने पढ़ा है कि -3 + 3 रेंज है हमारी, ठीक है, ये एक्चुअल में पीएचडी के डाटा पर जब आप लोग टेस्ट लगाते हो, उनका मीन मीडियन मोड स्क्यूनेस निकालते हो, तो वहां पर वास्तव में अगर इस रेंज के बीच में आता है तब आपका डाटा सही है, अदरवाइज डाटा गलत है। दोबारा से क्या करो, रिसर्च करो उसको। तो ये लर्न ही करना पड़ेगा है ना, कोई स्पेसिफिक बिल्कुल इसका वो बिल्कुल आसान है। मेरी बात सुनिए, सिंपल सी बात है। देखो, जो बाउले है वो क्या कर रहा है, क्वार्टाइल यूज कर रहा है। अब क्वार्टाइल आपको पता है Q3 Q1 और Q3 होते हैं, ठीक है। तीसरा साथी ले लिया मीन, सीधी सी बात है 25%, 50%, 75%। Q1 25% होता है, मीडियन 50% होता है, Q3 75% होता है। 25 50 75 फॉर्मूला बना दो इसको। 25 50 75 बना दिया। फॉर्मूला क्या करना, देखो 100 कर दिया पूरा यहाँ पे। Q3 में Q1 जोड़ दिया और 2 मीडियन घटा दिया, ठीक है। अगर आपने क्या करना है, रिलेटिव मेजर निकालना है, कोफिशिएंट निकालना है, ठीक है, तो इसका मतलब Q3 + Q1 - 2 मीडियन बाय में Q3 - Q1। बताओ कोई दिक्कत है तो भैया? सही है। तो थोड़ा सा ना पता लग गया कि 100 वो 0 हो जाएगा ना, इधर भी 100 उधर भी 100 करके। हाँ, ठीक है। अब आप लोगों ने याद कैसे करने हैं सारे के सारे चैप्टर को। देखो, इसमें चैप्टर में मैंने कुछ नहीं पढ़ाया आपको, ठीक है। छोटी छोटी सी 4 4 5 5 बातें मुश्किल से पढ़ाई है हर चीज की, ठीक है। उस चीजों को अगर आप सारी वीडियो देख के अगर ऑन कॉपी पेपर लिख लो, तो ये आपका चैप्टर 1 से 1.5 पेज पे रह जाएगा मुश्किल से। किताब से पढ़ोगे तो वही 4 5 पेज रहेंगे। पहले लिख लो, इंपॉर्टेंट चीजें लिखी जाएंगी, फिर दूसरी चीजें क्या हो जाएंगी, याद करनी आसान हो जाएंगी। हाँ जी, तीसरे वाले अंकल का नाम है कैली। कैली यूज करेगा भैया परसेंटाइल, डेकाइल और परसेंटाइल यूज करेगा। ठीक है, P90 + P10, ठीक है, -2m। कोफिशिएंट निकालना है, P90 P10 -2 मीडियन बाय में P90 - P10। अगर इसी को मैं डेकाइल की फॉर्म में बनाऊं तो क्या बना दोगे, D9 + D1 -2m, ठीक है। कोफिशिएंट निकालना हो, D9 + D1 -2m बाय में D9 - D1। बताओ कोई दिक्कत? अब आप लोगों को मीडियन भी निकालना आता है, डेकाइल भी निकालना आता है, ठीक है, क्वार्टाइल भी निकालना आता है, P90 भी निकालना आता है, क्योंकि मीन मीडियन मोड में हम लोग ये चीजें सीख चुके हैं। हाँ जी, बताओ। यस सर। डन है भैया? यस सर। ओके, अब सारे के सारे फॉर्मूला मेरे को आराम से बताना, ठीक है, हम लोग दोबारा लिखेंगे। और सिर्फ कार्ड पेयर्सन की रेंज होती है क्या, बाकी सबकी रेंज का कोई हाँ जी, चक्कर बाकी नहीं? की रेंज नहीं है, ठीक है। जहां तक मैंने स्टडी किया है वहां तक नहीं है। मिली तो जरूर बताऊंगा मैं आप लोगों को। हाँ जी, अपने सिलेबस में क्या बोलते हैं उसको, कर्टिसेस वगैरह तो नहीं है या है?
तो चेक कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले था कार्ल पियर्सन, ठीक है। कार्ल पियर्सन का नॉर्मल फॉर्मूला अपन ने पढ़ा, मीन माइनस क्या था, मोड था, मीडियन था। हाँ जी, यार सवाल कर रहे हो आप लोग। हाँ जी सर, मीन माइनस मॉड। अगर कोफिशिएंट निकालना है तो ये यस सर। जब मोड इल डिफाइन हो तब था x बार माइनस मीडियन। मीडियन कोफिशिएंट निकालना हो तो y में s थी, ठीक है। रेंज क्या बताई, नॉर्मल की रेंज थी हमारी -1 और +1 के बीच में, ठीक है। ये वाले की रेंज कोफिशिएंट अगर इल डिफाइन हो मोड तब रेंज थी -1 से +3, ये रेंज थी, ठीक है। दूसरे वाले अंकल का नाम क्या था, बॉले स्मूथ, ठीक है। बोले, बोले के मेथड को क्या नाम दिया था, अरे ये क्या हो गया, क्वार्टाइल मेथड ऑफ मेजरिंग। एक मिनट, चलो जी, होगी गड़बड़, गुम हो गया मेरा कर्सर, ठीक है। क्वार्टाइल मेथड ऑफ मेजरिंग डिस्पर्सन, सॉरी स्क्यूनेस, ठीक है। दूसरा फिर मैंने क्या, इसमें फॉर्मूला क्या था, Q3 प्लस Q1 माइनस 2m, ठीक है। कोफिशिएंट निकालना हो तो Q3 प्लस Q1 माइनस 2m बाय में Q3 माइनस Q1, ठीक है। तीसरे वाले अंकल का नाम था कैली, ठीक है। कैली अंकल क्या करता था, P90 प्लस P10 माइनस 2m, ठीक है। इसी का अगर मैंने कोफिशिएंट बनाना हो तो क्या कर दूंगा, P90 माइनस, बताओ कोई दिक्कत हो तो भैया चैप्टर में, चैप्टर फिनिश कर दिया आपने। अच्छा, नया पेज लेके देखते हैं उस पे कर्सर आता है या नहीं आता। हाँ जी, रजनी, हरलीन, बबीता, अनु, अंकिता, ठीक है। सभी को सही समझ में आ रहा होगा। हाँ जी सर जी। हाँ जी, सिंगल मिनट का ब्रेक, देन वी विल स्टार्ट। हाँ जी, हमारे चैप्टर का नाम है डिविडेंड पॉलिसी। फाइनेंशियल में कैपिटल स्ट्रक्चर हो चला, हाँ जी, इसमें जो कैपिटल स्ट्रक्चर वाला है वो टॉपिक हो गया क्या? हाँ जी, कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल बस्टिंग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लीवरेज, इंट्रोडक्शन, ये सारे डन। हाँ जी, डिविडेंड पॉलिसी, डिविडेंड पॉलिसी से पहले मैंने आपको अगर याद हो पहले दिन डिविडेंड डिसीजन पढ़ाया था। यस सर। ठीक है, जिसके अंदर हम लोग ये डिसाइड करते हैं
ठीक है, कि भैया कितना पैसा शेयर होल्डर में बांटना है एज ए डिविडेंड, और कितना पैसा हमने क्या करना फ्यूचर की कंटीजेंसीज का सामना करने के लिए, ठीक है, रिटेन करना है, बचा के रखना है, उसको नाम दिया था रिटेन्ड अर्निंग। तो जो हमारी डिविडेंड पॉलिसी है वो यही डिसाइड करती है कि कितना पैसा जो हमने कमाया है, अब कमाया कहां से है, अर्निंग से कमाया है, जो हमारी अर्निंग है उसका कितना भाग हमने शेयर होल्डर में एज ए डिविडेंड बांटना है, और कितना पार्ट फ्यूचर की कंटीजेंसीज का सामना करने के लिए बचा के रखना है। ठीक है, ये डिसाइड करता है हमारा डिविडेंड पॉलिसी या डिविडेंड डिसीजन कहलाता है। ठीक है, इसी के बारे में निर्णय लेना डिविडेंड पॉलिसी कहलाता है या डिविडेंड डिसीजन कहलाता है। ठीक है, मैंने इसका दूसरा नाम आपको बताया था, अगर आपको याद हो। ठीक है, इसका दूसरा नाम बताया था आपको, प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट बताया। ठीक है, इस चैप्टर में वैसे तो हम लोग डिविडेंड क्या होता है, ठीक है, इसके टाइप वगैरह वो पढ़ेंगे, वो हम लोग सीधा नोट्स में से पढ़ेंगे, ज्यादा टाइम नहीं खराब करेंगे। ठीक है, मेनली इस चैप्टर में आपसे पूछी जाती है थ्योरी। ठीक है, थ्योरी कैसी, वही वाली, एक रेलिवेंट एक इरेलीवेंट। ठीक है, जो रेलिवेंट वाली है उसमें 2 अंक आएंगे। कौन कौन से आएंगे, कोई बता सकता है? बॉडी प्लान, हाँ जी, कौन कौन से? वोल्टर और गॉर्डन। यस, गॉर्डन, शायद पहले टंग फिसल गई थी। वॉल्टर, गॉड। ठीक है, एमएम वाला आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, एमएम आ जाएगा, एक शायद रेसिड्यूल भी आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, वोल्टर अंकल को पढ़ना शुरू करेंगे। हाँ जी। हाँ जी, वोल्टर मॉडल। खास बात क्या ध्यान रखनी है, पहली ये एक रेलिवेंट मॉडल है। दूसरी बात, देने वाले अंकल का नाम है जेम्स ई वोल्टर। ठीक है, अगली बात, ये क्या कहता है कि भैया जो फर्म की इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, फर्म की जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, ठीक है, कैन नॉट बी सेपरेटेड, ठीक है, कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम डिविडेंड। ये क्या कहता है कि फर्म की जो भी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, ठीक है, उसको सेपरेट नहीं किया जा सकता। किससे सेपरेट नहीं किया जा सकता? डिविडेंड से सेपरेट नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगली बात इसके में आप लोगों ने ध्यान रखनी है, ये वाली जो अप्रोच है ये रिलेशनशिप दिखाती है किसके बीच में, आर एंड के बीच में। ठीक है, अब आर आपको पता है रिटर्न है, के आपको पता है कॉस्ट है। ठीक है, तो ये वाली फर्म क्या करती है, ये वाली अप्रोच क्या करती है, कहती है कि इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है जो फर्म की, उसको डिविडेंड से सेपरेट नहीं किया जा सकता। और रिलेशनशिप दिखाता है आर। आर का मतलब है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जो रिटर्न फर्म कमा रही है। के का मतलब है यहाँ पर कॉस्ट। ठीक है, अब इनके बीच में कैसे 3 रिलेशनशिप हो सकते हैं इनके बीच में। अगर आर ग्रेटर देन की हो सकता है, आर लेस देन की हो सकता है, ठीक है, आर इक्वल टू के हो सकता है। ठीक है, अगर हमारा आर ग्रेटर देन के है, इसका मतलब है रिटर्न ज्यादा है, कॉस्ट कम है।
ठीक है, तो ऐसी फर्म को हम लोग बोलेंगे ग्रोथ फर्म, ठीक है, ग्रोथ फर्म बोलेंगे। और इस केस में आपसे सवाल पूछता है कि इस केस के दौरान फर्म को क्या डिसीजन लेना चाहिए, शुड रिटेन और शुड डिस्ट्रीब्यूट द डिविडेंड। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा इस पोजीशन पे हमें क्या करना चाहिए, रिटेन करना चाहिए। अब रिटेन क्यों करना चाहिए इस चीज को हम लोग प्रैक्टिकली भी पढ़ेंगे, आपको सवाल करेंगे तो पता लग जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे हम रिटेन करते जाएंगे इस केस में जब हमारे रिटर्न ज्यादा हो और कॉस्ट कम हो तब डिविडेंड का रेट बढ़ता चला जाएगा, अगर वाइस वर्सा करेंगे तो घटेगा। इस केस में क्या होगा, ये डिक्लाइन फर्म कहलाएगी। ठीक है, डिक्लाइन फर्म कहलाएगी। तो इस केस में क्या करना चाहिए, शुड डिस्ट्रीब्यूट द डिविडेंड। ठीक है, यहाँ पे तो क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है, चाहे रिटेन कर ले चाहे डिस्ट्रीब्यूट कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई दिक्कत यहाँ तक सर समझ में आया? यहाँ तक ये सारे के सारे जितनी भी मैंने एबीसी लिखी है ये वाली, ये सवाल है आपके पेपर के कि ये पोजीशन हो तो क्या डिसीजन लेना है, रिटेन करना है, और कौन सी फर्म कहलाती है, ग्रोथ कहलाती है। ये पोजीशन हो तो क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, कौन सी फर्म कहलाती है, डिक्लाइन फर्म कहलाती है। ठीक है, पेपर में सवाल पूछता है घुमा के कि एक डिक्लाइन फर्म अगर लगातार डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करे, ठीक है, कोई फर्म ऐसी है जो लगातार रिटर्न कम है और कॉस्ट ज्यादा है, फिर भी वो क्या कर रही है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, तो वो कौन सी फर्म है, तब हम कहेंगे डिक्लाइन फर्म। बराबर है तो आप न्यूट्रल हो, चाहे रिटेन कर लो चाहे डिस्ट्रीब्यूट। ਸਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਡਿਕਲਾਈਨ ਫਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 100% ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ 0। नहीं नहीं कोई, हाँ हाँ जी। देखो पहला केस था है कि डिविडेंड, हाँ डीपी रेशियो 0 है। हाँ जी, ठीक है, ऐसे डीपी रेशियो 100% होएगा तब वेल एंड गुड हाँ होएगा। जी, हाँ जी, ऐसे 0 होए या 100 होए कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अगली, ठीक है, अब आती है इसकी मान्यताएं। पेपर में उससे भी सवाल आता है, अजम्पशन से भी सवाल आता है। पहली अजम्पशन है इसकी कि जो सारी की सारी फाइनेंसिंग है वो कहां से करनी है, रिटेन्ड अर्निंग से करनी है। ठीक है, जो डेट इक्विटी है वो यूज नहीं करने, जो सारी की सारी फाइनेंसिंग है वो रिटेन्ड अर्निंग के थ्रू करनी है। ठीक है, अगली बात, डेट इक्विटी को यूज नहीं करना। अगली बात क्या कहता है, ठीक है, की कहता है कि जैसे जैसे आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, जैसे जैसे एडिशनल इन्वेस्टमेंट आप करते जाओगे, फिर भी जो बिजनेस रिस्क है, ठीक है, नॉट चेंज। बिजनेस रिस्क में कोई परिवर्तन नहीं आता। इसका मतलब कहने का ये है कि आर एंड के कांस्टेंट रहती है, ना तो कॉस्ट में परिवर्तन आता है ना रिटर्न में परिवर्तन आता है। एडिशनल इन्वेस्टमेंट करो तो आपके रिस्क में कोई फर्क नहीं पड़ता, ना आपकी कॉस्ट बढ़ती ना आपकी रिटर्न बढ़ती। अगले में कहता है कि भैया ईपीएस डीपीएस दोनों कांस्टेंट रहते हैं। चौथी बात है, फर्म की परपेचुअल लाइफ है। ये चार इसकी मान्यताएं हैं कि सारी की सारी फाइनेंसिंग रिटेन्ड अर्निंग के थ्रू करनी है, डेट इक्विटी को यूज नहीं करना, एडिशनल इन्वेस्टमेंट बढ़ने पर आपका बिजनेस रिस्क चेंज नहीं होता,
आर और के कांस्टेंट रहते हैं, आर मतलब रिटर्न है, के मतलब कॉस्ट है, ईपीएस डीपीएस कांस्टेंट रहते हैं, परपेचुअल लाइफ है मतलब लॉन्ग लाइफ है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, जितनी भी इसकी एजम्पशन है यही इसकी ड्रॉबैक है, इसकी एजम्पशन ही क्या है, इसकी ड्रॉबैक है। अब मेरे को बताओ कि जो नया बिजनेस होगा वो रिटेन अर्निंग कहां से लेके आएगा? हाँ जी, जो नई फर्म है उसके पास रिटेन अर्निंग तो हो ही नहीं सकती। हाँ जी, अगली बात, ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता कि आपने इन्वेस्टमेंट बढ़ाई हो और आपका रिस्क रिटर्न और कॉस्ट में परिवर्तन ना हुआ हो, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। हाँ जी, अगली बात, अर्निंग और डिविडेंड ये भी कांस्टेंट नहीं रह सकते। आपकी अर्निंग क्या करती है? फ्लक्चुएट करती है। अगर अर्निंग फ्लक्चुएट करेगी तो भैया डिविडेंड भी तो फ्लक्चुएट करेगा। ठीक है, फर्म की परपेचुअल लाइफ है, लॉन्ग लाइफ है। ठीक है, ये हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, दोनों ही काम है। अगर आपका बिजनेस अच्छा रन कर रहा है तो इट कैन बी लॉन्गर, अच्छा नहीं कर रहा तो क्या पता शट डाउन कर दो, कोई दिक्कत? चलो जी, फिर आज के लिए आखिरी सवाल हम पढ़ेंगे, इसका फॉर्मूला। फॉर्मूला कौन बताएगा मेरे को इसका? इसका फॉर्मूला होता है जी, P बराबर प्राइस ऑफ शेयर निकाल रहे हैं, P प्लस, ठीक है, R बाय के ई इंटू ई माइनस डी बाय में के। ठीक है, अब P से मतलब है प्राइस पर शेयर, ठीक है, D से मतलब है भैया डिविडेंड पर शेयर, E से मतलब है अर्निंग पर शेयर, ठीक है, R से मतलब है रिटर्न, K से मतलब है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। ओके, हमने आपको पढ़ाया वोल्टर मॉडल। वोल्टर मॉडल एक रेलिवेंट मॉडल है। ठीक है, अगली बात जेम्स ई वोल्टर ने दिया था। ठीक है, अब रेलिवेंट होने का मतलब ही आपको पता है कि अगर आप लोग डिविडेंड दोगे तो आपकी जो शेयर का प्राइस है उसके ऊपर फर्क पड़ेगा। फर्क पड़ेगा कहता है रेलिवेंट, नहीं पड़ेगा कहता है इरेलिवेंट। ठीक है, फिर मैंने आपको पढ़ाया कि जो ये वॉल्टर मॉडल कहता है कि भैया इन्वेस्टमेंट और डिविडेंड जो है उसको सेपरेट नहीं कर सकते। फिर बताया कि ये आर और के बीच रिलेशनशिप पे चलता है। रिलेशनशिप तीन प्रकार का, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल। जो ग्रेटर देन वाला था वो ग्रोथ फर्म था, इसमें डिसीजन लेना था रिटेन करना। ठीक है, यहां डीपी रेशो 0 था। अगला केस था आर लेस देन के, तो यहाँ पे आपको डिक्लाइन करवाया था, डिक्लाइन फर्म बताई थी। ठीक है, डिक्लाइन थी तो यहाँ डिसीजन लेना था डिविडेंड बांटना। ठीक है, और यहाँ पे डीपी रेशो 100% था। ठीक है, आर इक्वल टू के न्यूट्रल था, चाहे डिस्ट्रीब्यूट करो चाहे रिटेन करो कोई फर्क नहीं। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला मैंने बताया आपको, P बराबर D प्लस R बाय के इंटू अर्निंग पर शेयर, जितना कमाया उसमें से जितना डिविडेंड दे दिया, बटा में के। ठीक है, ये 5 बातें आप लोगों ने ध्यान रखनी है। ठीक है, कल इस चीज को हम लोग प्रैक्टिकली प्रूव करते हुए चलेंगे कि ग्रोथ फर्म कौन सी होती है, डिक्लाइन फर्म कौन सी होती है और न्यूट्रल फर्म कौन सी होती है। ठीक है, किसी को कोई डाउट आया हो तो भैया पूछ ले। नो सर। कोई दिक्कत नहीं? हाँ जी, मजा आ रहा है क्लास प्रूफ लेने में? हाँ जी सर, बहुत बढ़िया समझ आया सर। ओके, तो चलिए फिर जी। हाँ जी सर। ठीक है जी। ठीक है सर। थैंक यू सर।